family members, and welcome back to my channel. And first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. यार ये कितनी क्यूट है। आजकल बच्चे पैदा होते ही ना सोशल मीडिया पर लोड कर दिए जाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन 117, 118, 119 एंड 120। ये चार सेक्शन जो भारतीय साक्षी अधिनियम में दे रखे हैं, ये चारों रिप्लेसमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन 113A, 113B, 114 एंड 114A, इन चार सेक्शंस का। और इन चारों सेक्शन की अगर आपको पुरानी वीडियो चाहिए तो वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी आज की वीडियो में हम ये जो न्यू वाले प्रोविजंस है भारतीय साक्षी अधिनियम के, सिर्फ इन्हीं पर फोकस करेंगे, बाकी सब जाए तेल लेने। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीजों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 117 एंड 119 फैक्चुअल प्रिजम्पशन से संबंधित है, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस में लिखा हुआ है मे प्रिज्यूम। तो भारतीय साक्षी अधिनियम के किसी भी सेक्शन में अगर आपको मे प्रिज्यूम लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि वो है फैक्चुअल प्रिजम्पशन, यानी कि रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और मे प्रिज्यूम को डिफाइन किया गया है भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। तो मे प्रिज्यूम का मतलब देखो यही है कि जिस भी सेक्शन में भारतीय साक्षी अधिनियम के मे प्रिज्यूम लिखा है, वहां पर जो चीज कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए बोला गया है, वो चीज कोर्ट की मर्जी है कि उसको वो प्रूव्ड माने, या फिर वो पार्टी को भी बोल सकती है कि भाई आप एविडेंसेस लाके इसको प्रूव करो। तो यहाँ पे कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकती है। वहीं सेक्शन 118 एंड 120, इन दोनों सेक्शंस में आपको शैल प्रिज्यूम लिखा हुआ दिखेगा। तो इन दोनों सेक्शन में या फिर भारतीय साक्षी अधिनियम के किसी भी सेक्शन में अगर शैल प्रिज्यूम लिखा है तो आप समझ जाना कि ये लीगल प्रिजम्पशंस हैं, यानी कि रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। शैल प्रिज्यूम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एल में भारतीय साक्षी अधिनियम के। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब देखो यही है कि जिस भी सेक्शन में भारतीय साक्षी अधिनियम के शैल प्रिज्यूम लिखा है, वहां पर जो चीज कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए बोला गया है, वो चीज कोर्ट को प्रूव्ड माननी ही पड़ेगी। कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है उस चीज को प्रूव्ड मानना। कोर्ट वहां पर अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती है, यानी कि वो पार्टी से एविडेंसेस नहीं मांग सकती है उस चीज को प्रूव करने के लिए। तो कोर्ट को वो तथ्य प्रूव्ड मानना ही पड़ेगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। ये चीज और आपने ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 117 जब इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था 113A के रूप में, एंड सेक्शन 120 इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114A के रूप में जब हुआ करता था, तो तब इन दोनों सेक्शंस को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में डाला गया था 1983 में। वहीं सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम के बजाय जब इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था 113B, तो उसको ना इंडियन एविडेंस एक्ट में डाला गया था 1986 में। तो ये ईयर्स आपने ध्यान रखने हैं। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन 117 ये बताता है कि अगर कोई महिला शादी से 7 साल के अंदर सुसाइड कमिट कर लेती है, तो उसका सुसाइड उसके हस्बैंड ने या उसके हस्बैंड की जो रिलेटिव है, बोले तो उस महिला के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने अबेट किया है। इस चीज के रिगार्डिंग कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लगा सकता है? तो जो भी प्रिजम्पशन कोर्ट लगाएगा सेक्शन 117 में, उसके लिए ना कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, जो कि बताई गई थी गुमन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021 के केस में। बाकी सेक्शन 117 में वो चीजें ऑलरेडी मेंशन भी है। तो क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज है कि एक शादीशुदा महिला सुसाइड कमिट की हो, और वो सुसाइड कमिट की हो शादी से 7 साल के अंदर। और साथ ही उसने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड उसने इसलिए किया क्योंकि उसका जो हस्बैंड था या फिर हस्बैंड के जो रिलेटिव, बोले तो उस महिला के जो ससुराल वाले थे, वो उसके साथ क्रुएलिटी करते थे,
क्रुएलिटी जो कि डिफाइन है सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता में, वही वाली क्रुएलिटी। इवन क्रुएलिटी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 के तहत, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव अगर महिला के साथ क्रुएलिटी करते हैं तो ये चीज एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट होगी मैक्सिमम 3 सालों तक के कारावास की प्लस फाइन भी कोर्ट लगाएगी। और यहाँ पर क्रुएलिटी का मतलब क्या है ये बता रखा है सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता में। कह रहे हैं कि कोई भी विलफुल कंडक्ट जो इस प्रकृति का है, विलफुल कंडक्ट मतलब जानबूझ के इंटेंशनली जो चीज की जा रही है वो इस प्रकृति की है कि उससे ना महिला सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो रही है, या वो महिला को ग्रेव इंजरी कॉज कर रहा है, या महिला के लाइफ, लिम्ब या मेंटल और फिजिकल हेल्थ को वो डेंजर दे रहा है, तो इस तरह का विलफुल कंडक्ट यहाँ पर क्रुएलिटी माना जाएगा। लाइक जैसे कि अगर हस्बैंड लेट नाइट घर आता है दारू वगैरह पी के और फिर वो अपनी बीवी को मारता पीटता है, तो इस चीज को ना अपन लोग क्रुएलिटी मानेंगे। ये कहा गया था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। वहीं अगर हस्बैंड लेट नाइट आ रहा है घर पे, दारू पी के आ रहा है और आराम से जाके सो जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा अपनी पत्नी को, तो इस चीज को हम क्रुएलिटी नहीं मानेंगे। ये कहा गया था जगदीश सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। या फिर कोई हरेसमेंट वगैरह महिला के साथ किया जाता है ताकि महिला के ऊपर या जो भी मतलब उसके परिवार वाले हैं, जो उससे संबंधित लोग हैं, उनके ऊपर डाउरी डिमांड के लिए दबाव डाला जा सके, या फिर वो उनकी डाउरी डिमांड पूरी नहीं कर पाए इसलिए मतलब उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो इस तरह के हरेसमेंट को भी क्रुएलिटी यहाँ पर माना जाता है। तो ये कुछ चीजें अगर प्रूव कर दी जाती हैं तो कोर्ट केस के बाकी सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करके प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ वाकई में जो सुसाइड किया है उस महिला ने, उसको अबेट किया था उसके हस्बैंड ने, या फिर हस्बैंड के जो रिलेटिव्स थे यानी कि उस महिला के जो ससुराल वाले थे उन्होंने, जिनके भी ऊपर मतलब इस चीज का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो जो भी अब यहाँ पर एक्यूज है, हस्बैंड या फिर उस महिला के ससुराल वाले, उनके ऊपर जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूफ करने का कि हमने उस महिला के सुसाइड को अबेट नहीं किया था। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई हस्बैंड सुसाइड कमिट कर लेता है वाइफ के परेशान करने की वजह से, मतलब वाइफ हस्बैंड के सुसाइड को अगर अपेट करे, तो तब क्या वाइफ के अगेंस्ट सेक्शन 117 का प्रिजम्पशन कोर्ट लगा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। ये कहा गया था अलका ग्रेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। यहां पर इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि अगर वाइफ ने हस्बैंड के सुसाइड को अबेट किया तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वो चीज अलग चलेगी, बट उस चीज के बारे में सेक्शन 117 में कुछ प्रिजम्पशन वगैरह नहीं लगाई जाएगी। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 में क्रुएलिटी वाला जो पनिशेबल ऑफेंस है वो केस कैसे जाता है कोर्ट में। तो इसके लिए या तो पुलिस रिपोर्ट लगती है उसकी, या फिर कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन कर सकता है? उस ऑफेंस की जो एग्रीव्ड है वो महिला खुद ही जिसके साथ क्रुएलिटी की जा रही है, या उसके पेरेंट, या उसके सिबलिंग, या उसके पेरेंट के सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, या फिर कोर्ट की अनुमति लेके कोई भी अदर पर्सन जो उस महिला से बाय ब्लड, बाय मैरिज या बाय एडॉप्शन रिलेटेड है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं कोर्ट में उस ऑफेंस की। तो या तो पुलिस रिपोर्ट या फिर इस तरह की कंप्लेंट जब आएगी तभी कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज नहीं। ये कहा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 220 में। सेक्शन 117 हो गया भारतीय साक्षी अधिनियम का। अब अगला सेक्शन है सेक्शन 118। सेक्शन 118 भारतीय साक्षी अधिनियम का डाउरी डेथ के बारे में प्रिजम्पशन बताता है, और इसको पढ़ना चाहिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 के साथ, क्योंकि सेक्शन 80 में ही डाउरी डेथ एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। दहेज प्रथा पर आपने कभी ना कभी ऐसे जरूर लिखा होगा अपने जीवन काल में। अगर हम दहेज प्रथा की गहराई में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता है, और पुरानी होने के बावजूद भी ये मैट्रियार्कल सभ्यता थी, मतलब यहाँ पे महिलाओं की चलती थी। और जो भी प्रमाण मिले हैं उनसे यही कंक्लूड किया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति इस समय पर बहुत ज्यादा ग्लोरियस थी, रिस्पेक्टेबल थी, बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग ऋग वैदिक एज में एंटर होते हैं, जिसका अर्ली टाइम पीरियड जो था उस समय भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थी। सभा समिति जैसी बहुत महत्वपूर्ण जो बैठकें हुआ करती थी उनमें महिलाओं को पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। वेदों में कई सारी पोइटिस महिलाओं ने भी योगदान दिया है, जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्टा, इतनी नाम ध्यान है मुझे अभी। और कई हार्मफुल प्रैक्टिसेस जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती थी वो इस टाइम पर प्रेवलेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम लोग लेटर ऋग्वेदिक एज में एंटर होते हैं, महिलाओं की स्थिति खराब होने शुरू हो जाती है, समाज में इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, ऐसी कुप्रथाएं डे बाय डे इंक्रीज होने लग जाती हैं। इवन कई ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट हमारे सामने आते हैं जिनमें महिलाओं के पैदा होने को ही कंडेम्ड किया जाता है। और उस टाइम से लेकर आज तक के टाइम में अगर हम डाउरी का स्टेटस देखें, वो जो का त्यों ही है।
भले ही आ चुका है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस पॉइंट पे मुझे ध्यान आता है एयरलिक का लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था, जो कि सिंपल शब्दों में पता क्या कहता है कि समाज में जो भी लोग होते हैं वो आपस में जो भी इंटरेक्शंस करते हैं, लॉ ऐसा होना चाहिए कि वो उनको ना 24 आवर गवर्न करे, ना कि ऐसा कि स्टेट ने लॉ बना दिया वो पड़ा है ऐसे के ऐसे ही। तो ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, हालांकि इसके आने से ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी फायदा हुआ है, बट काफी लोग इसका मिसयूज भी किए हैं। और इसके आने के बावजूद भी डाउरी को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, डाउरी चल रहा है, ओपनली चल रहा है। दैट्स वाई ईयरलिक का ये लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके काफी सारे प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एक डेड लॉ है। क्या आज इसके आने के बावजूद भी डाउरी हमारे इंडियन सोसाइटी से खत्म हो गया है? क्या आज भी दहेज लिया और दिया नहीं जाता है? और ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कई महिलाओं की डेथ भी कॉज कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे सामने आता है डाउरी डेथ का ऑफेंस, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, मिनिमम 7 साल के लिए और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब बताया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज जी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, यानी ऐसे ऑफेंस जो कि इस संहिता के शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताए गए हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर को पूरी अथॉरिटी होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। एंड एज पर सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो एसएचओ साहब हैं वो ऐसे ऑफेंसेस के मामले में सेक्शन 173 के तहत उनके पास जब आती है इंफॉर्मेशन, जिसको वो एफआईआर के रूप में लॉन्च करते हैं, क्या कर सकते हैं फिर वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। और डाउरी डेथ वाले इस ऑफेंस का ट्रायल चलता है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष। सेक्शन 118 भारतीय साक्षी अधिनियम के तहत जो प्रिजम्पशन कोर्ट को लगाने के लिए बोला गया है, वो प्रिजम्पशन कोर्ट तभी लगाता है जब पहले प्रोसिक्यूशन साइड कुछ चीजें प्रूव कर देती है जो इस सेक्शन में ही मेंशन है, और वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली चीज क्या कि ये चीज क्वेश्चन में है कि जो एक्यूज है वो डाउरी डेथ में शामिल है या नहीं। एक्यूज कौन? उस महिला का हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव। हस्बैंड, हंसने वाला बैंड, ऐसे ही लगता है ना, इसका मतलब ये होगा। ये हंसने वाले बैंड मिलते कहाँ है वैसे? दूसरी चीज कि जो महिला है उसकी डेथ हुई है शादी से 7 सालों के अंदर, और कोई मामूली डेथ नहीं हुई है, वो हुई है या तो जलने की वजह से या किसी बॉडीली इंजरी की वजह से या अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में। और उस महिला के साथ क्रुएलिटी या हरासमेंट किया जाता था, और ये चीज करते थे एक्यूज, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव। क्यों करते थे? डाउरी की डिमांड के लिए। और ये चीज सून बिफोर हर डेथ की गई थी उसके साथ। अब सून बिफोर हर डेथ का यहाँ पर मतलब ये है कि जो डाउरी डेथ हुई है वो, और जो क्रुएलिटी और हरासमेंट डाउरी की डिमांड के लिए किया गया था वो, इन दोनों के बीच में प्रोक्सीमेट एंड लाइव लिंक होना चाहिए, मतलब कनेक्शन होना चाहिए। ये कहा गया था गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 के केस में। तो ये 4 चीजें प्रोसिक्यूशन साइड जब स्टेब्लिश कर देती है, फिर उसके बाद कोर्ट को प्रिज्यूम करना होता है कि एक्यूज ने ही उस महिला का डाउरी डेथ किया है। ये चीज कोर्ट को प्रिज्यूम करना मैंडेटरी है। और यहाँ पर डाउरी डेथ का मतलब वही है जो सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में बता रखा है। तो बस इतनी ही बात सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कह रखी है। अब जब प्रोसिक्यूशन साइड ये चीज प्रूव कर देगी ना, तो फिर एक्यूज के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि अब वो प्रूव करें कि उन्होंने डाउरी डेथ नहीं किया है। सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कुछ तथ्यों को प्रिज्यूम करने की कोर्ट को इजाजत देता है। यहाँ पर जो चीजें मेंशन है, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जिनके एग्जांपल्स भी इलस्ट्रेशन के रूप में यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इनसे रिलेटेड उन तथ्यों का होना कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम कर सकता है। जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना है, प्रूव्ड मानना ही मानना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मे प्रिज्यूम। कोर्ट चाहे तो प्रूव्ड माने या फिर पार्टी को बोले कि भाई आप एविडेंसेस लेकर आओ और प्रूव करो, तभी हम प्रूव मानेंगे। तो यहाँ पर यही ये कह रहे हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है एग्जिस्टेंस किसी फैक्ट का, वो भी तब जब उसको लग रहा है कि जो वो फैक्ट है पॉसिबल है उसका होना। क्यों? क्योंकि वो बेस्ड है ऑन द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। ये 3 चीजें जो मेंशन है, इनके कॉमन कोर्स में उसका होना पॉसिबल है। जैसे कि नेचुरल इवेंट का एग्जाम्पल हो सकता है जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरली चलती है 9 महीने तक, तो ये चीज कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। और अगर एक बार कोर्ट के समक्ष कोई फैक्ट प्रूव कर दिया जाए, शो कर दिया जाए, तो फिर स्टिल अभी भी वो एग्जिस्ट करता है,
उसकी कंटिन्यूटी को भी कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम कर सकता है जब तक कि अदरवाइज प्रूव ना कर दिया जाए। ह्यूमन कंडक्ट, लाइक ऐसे कंडक्ट जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग ही करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो फिर प्रिज्यूम ये किया जा सकता है कि उनके बीच में मैरिज लाइक रिलेशनशिप है। और ये प्रिजम्पशन रिपीटेबल नेचर की है, बिकॉज ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैरिज लाइक रिलेशनशिप नहीं है ये, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस चीज को प्रूव करने का उसी के ऊपर होगा, क्योंकि वही उस चीज की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। और ये बात कही गई थी कट्टुकांडी इडाथिल कृष्णन वर्सेस कट्टुकांडी इडाथिल विल्सन 2022 के केस में। नेक्स्टली, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस के कॉमन कोर्स में अगर कोई तथ्य हो सकते हैं, उनका होना पॉसिबल है, तो उसको भी कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम कर सकता है। क्योंकि एक मैक्सिम है ओमिनिया प्रिज्यूमेंटर राइट एस एक्टा, जिसका मतलब होता है सारे एक्ट को प्रिज्यूम किया जाता है कि वो राइटली किए गए होंगे, ड्यूली किए गए होंगे, रेगुलरली किए गए होंगे, ड्यू फॉर्म में किए गए होंगे। इसलिए पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस के कॉमन कोर्स में जो एक्ट किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उनके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि वो करेक्टली और रेगुलरली किए गए होंगे, जब तक कि अदरवाइज प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पर सेक्शन 119 में इन्होंने दिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जिनका होना कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है सेक्शन 119 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट वो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया उसमें फिट हो रहे होने चाहिए। तो सेक्शन 119 में जो फैक्चुअल प्रिजम्पशंस कोर्ट को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, उनका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है कि अगर चोरी के तुरंत बाद चोरी का जो माल है वो किसी पर्सन के पास पाया जाए, किसी पर्सन के पोजेशन में पाया जाए, तो दो चीजें हमारे सामने सोचने के लिए आती है क्या, कि या तो वो पर्सन चोर ही है खुद, या फिर वो पर्सन ना जानते हुए चोरी के माल को रिसीव किया है। अब एक्यूज के ऊपर है हमारी इस सोच को रिबट करना, मतलब कोर्ट ये चीज प्रिज्यूम करेगा और अब एक्यूज को इस प्रिजम्पशन को रिबट करना पड़ेगा। और रिबट करने के लिए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई, कि आखिर वो चोरी का माल उसके पोजेशन में कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन के पास ना चोरी की साइकिल होती है, कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम करती है कि भाई यही पर्सन चोर है, या फिर ये जानते हुए चोरी की जो साइकिल है उसको रिसीव किया है। तो अब यहाँ पर वो पर्सन क्लेम करता है कि वो साइकिल तो उसने शॉपकीपर से खुद ही खरीदी है, और वो उस चीज के रिसिप्ट भी देता है। तो इस चीज को ना उस पर्सन को एक्विट करने के लिए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन माना गया। जो फैक्चुअल प्रिजम्पशन कोर्ट उसके अगेंस्ट लगा रहा था उसको रिबट करने के लिए इस चीज को रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन माना गया। वहीं दूसरी तरफ होता क्या है कि एक पिटिशनर चोरी किए गए जो गहने थे गोल्ड के और कैश वगैरह जो थे, उसके तुरंत बाद उनके साथ वो पाया गया, उसके पोजेशन में वो पाए गए। एंड जैसे कि वो सेक्शन 119 में जो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि भाई या तो इसी ने चोरी की है या फिर ये जानते हुए चोरी का माल रिसीव किया है, इस प्रिजम्पशन को वो रिबट नहीं कर पाया, क्योंकि वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि आखिर वो स्टोलन आइटम्स उसके पोजेशन में आया कैसे। ये चीज हुई थी इमरान खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 के केस में। और जैसा कि ये प्रिजम्पशन चोरी के माल के संबंध में लगाई जा रही है, वहीं बवा जैना वर्सेस स्टेट 1958 के केस में कहा गया कि सेम प्रिजम्पशन लगाई जा सकती है अगर डिकॉइटी के तुरंत बाद जो डिकॉइटी में लूटा गया माल है वो किसी पर्सन के पोजेशन में पाया जाता है। ऑलराइट, बट ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रिजम्पशन यहाँ पर लगा रहे हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली की जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो रिकवर्ड आर्टिकल है, जो माल है, वो जिस पर्सन के पोजेशन में पाया गया है उसका नहीं है बल्कि किसी और का है। और उस माल के संबंध में क्या हुआ है, चोरी हुई है या डिकॉइटी वगैरह हुई है, और उस चीज के तुरंत बाद ना वो माल उस पर्सन के पोजेशन में पाया गया, और उसका पोजेशन रिसेंट था क्योंकि तुरंत बाद पाया गया ना, एंड एक्सक्लूसिव था। पोजेशन एक्सक्लूसिव बोले तो कि मान के चलो उसका जो कारखाना था वहां पर रखा था वो माल, या उसके घर में रखा हुआ था वो माल, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक्सक्लूसिवली जो पोजेशन था वो उसका था उस पे। बट वहीं अगर जो प्रॉपर्टी है चोरी की गई वो पाई जाती है किसी रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर ये डिटरमिन नहीं किया जा सकता है कि आखिर है वो किसके पोजेशन में, तो तब हम उसको एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं कहेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन का, और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर हम प्रिजम्पशन नहीं ड्रॉ कर सकेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उधर कहीं पे भी उसके पोजेशन में वो माल था। या फिर ये मान के चलो किसी गांव में जो जहाँ पे पंचायत बैठती है ना, चबूतरा होता है जो, वहां पर चोरी का माल पाया गया, तो वहां पे किसी गांव के
पर्सन को पकड़ के ये नहीं कह देंगे कि इसके पोजेशन में था ये, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पोजेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा एग्जाम्पल है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस आखिर होता क्या है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है अकम्प्लिस। तो अगर हम बाकी सोर्सेस से बताएं तो अकम्प्लिस का मतलब होता है कि जैसे कि अगर क्राइम कमिट किया है एक से ज्यादा लोगों ने, तो उसमें एक पर्सन ऐसा होगा जिसने अल्टीमेटली क्राइम को अंजाम दिया होगा, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफेंडर, ठीक है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा क्राइम के कमीशन में। और कुछ हो सकते हैं ऐसे जो कि उस क्राइम को प्लान किए हों, इंस्टिगेट किए हों, अबैट किए हों। कुछ हो सकते हैं ऐसे जो क्राइम कमिट होने के बाद ना जो क्रिमिनल है उसको भगाने में मदद किए हों, उसको छुपाने में मदद किए हों, उसको हार्बर दिए हों, और जो गवाह थे उनको धमकाए हों, जो साक्षी थे उनको मिटाए हों। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जो क्राइम अगर कमिट होता है उसमें किसी का भी अगर थोड़ा बहुत भी रोल होता है तो उसको हम मानते हैं कि वो भी क्राइम में सहयोगी था। और उनमें से ना किसी एक को भी उठा के बनाया जा सकता है क्या अकम्प्लिस। बोले तो वायदा माफ गवाह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 343 के तहत, ताकि वो बता सके कि अल्टीमेटली जो क्राइम है वो किसने किया, कैसे किया, हुआ क्या था, सब कुछ बता सके, पूरा फुल डिस्क्लोजर दे सके इस चीज के बारे में। तो अब यहाँ पर जो वायदा माफ गवाह है, जैसे कि वो बताएगा क्या क्या हुआ था, तो उसकी जो टेस्टिमनी है ना, उसके लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें ये कह रहे हैं कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होती है, यानी कि वो रिलायबल नहीं होती है, वो क्रेडिबल नहीं होती है, जब तक कि बाकी जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनके साथ उसको कोरोबरेट ना कर ले, उनके साथ उसको मिला ना ले। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अपने सहयोगियों के खिलाफ जैसे कि वो गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, तो फिर क्या पता वो कुछ झूठ झूठ भी बताए, कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी बोल दे। तो इसलिए ना उसकी जो टेस्टिमनी होती है ना उस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हम। तभी रिलाई कर सकते हैं जब जो मटेरियल एविडेंसेस हैं हमारे पास अवेलेबल उनके साथ हम उसको मैच कर लें कि एविडेंसेस भी हाँ यही बात कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं जो कि ये इंसान बता रहा है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से अकम्प्लिस की टेस्टिमनी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होती है, रिलायबल नहीं होती है, जब तक कि अदर एविडेंसेस से उसको मैच ना कर लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जैसे कि कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकता है, ये चीज पत्थर की लकीर नहीं है। कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकता है इस तरह की प्रिजम्पशन लगाने के लिए, क्योंकि आगे आपको एक सेक्शन मिलेगा भारतीय साक्षी अधिनियम में, सेक्शन 138, जो कि ये कहता है कि अगर कोर्ट ने ये चीज कर दी कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पर विश्वास करके कन्विक्शन पास कर दिया अक्यूज के अगेंस्ट, हम सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन बी में ये पढ़े हैं कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होती है जब तक कि उसको अदर एविडेंसेस से कोरोबरेट ना कर लिया जाए। लेकिन अगर बिना कोरोबरेट किए अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को क्या कर दिया है, आधार बना के एक्यूज के अगेंस्ट कन्विक्शन अगर कोर्ट ने पास कर दिया है, तो तब सेक्शन 138 कहता है कि वो कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा। ऑलराइट, अगर ये चीज कर दी जाती है तो ये चीज इलीगल नहीं होगी। बाकी समझदारी का विषय यही है कि जो अकम्प्लिस की टेस्टिमनी होती है उसको ना कोरोबरेट कर लेना चाहिए अदर एविडेंसेस से। कन्विक्शन पास करने से पहले बिना कोरोबरेट किए उस पर ना रिलाई नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो सोल बेस नहीं होनी चाहिए टू कन्विक्ट एन एक्यूज विदाउट कोरोबरेशन। अगला एग्जाम्पल है बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है कोर्ट के समक्ष। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लेकर जाया जाए तो कोर्ट ना प्रिज्यूम ये कर सकती है कि ये एक्सेप्ट या फिर इंडोर्स किया गया था फॉर गुड कंसिडरेशन। उसकी वैलिडिटी को कोर्ट एज्यूम कर सकती है। बाकी जितनी भी प्रिजम्पशन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये चीज आप ध्यान ही रखो कि ये डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है, कोर्ट की मर्जी है ये प्रिजम्पशन कोर्ट ड्रॉ करे या फिर पार्टी को बोले कि आप प्रूव करो एविडेंसेस लाके। और अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो तब कोई और पर्सन इस चीज को डिस्प्रूव भी कर सकता है। तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग ये जो प्रिजम्पशन लगा रहा है कोर्ट, इसके पीछे रीजन है ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस के अनुक्रम में जो चीजें होती है ना उनको कोर्ट एज्यूम ये कर सकता है कि वो सही से की गई होंगी, राइटली की गई होंगी, करेक्टली की गई होंगी, इन ड्यू फॉर्म की गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कहता है कि चीजों की कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग भी ना कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। जैसे कि किसी चीज का टिपिकल लाइफ स्पैन जो होता है, मतलब जितने टाइम तक वो एग्जिस्ट कर सकती है, अगर उसके थोड़े से टाइम के लिए उसमें से थोड़े से टाइम के लिए शो कर दिया गया है कि जज साहब ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो फिर स्टिल वो एग्जिस्टेंस में है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी शो कर दी जाती है तो कोर्ट प्रिज्यूम ये कर सकता है कि स्टिल वो उसी के पोजेशन में होगी जब तक कि अदरवाइज प्रूव ना कर दिया जाए।
नेक्स्टली अगर बात की जाए जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट्स की, जुडिशियली जो एक्ट किए गए, ऑफिशियली जो एक्ट किए गए, तो उनके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि वो ना करेक्टली किए गए होंगे, रेगुलरली किए गए होंगे, इन द ड्यू फॉर्म किए गए होंगे। अगर कोर्ट के पास पेश किए गए हैं कुछ स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के जजमेंट में रिकॉर्ड किए गए थे, तो कोर्ट उनके बारे में प्रिज्यूम कर सकता है कि ये, और इस चीज के पीछे भी वही मैगजीन है, ओमिनिया प्रिज्यूमेंटर राइस एज एक्टा, यानी ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन एंड रेगुलरली डन और डन इन ड्यू फॉर्म। और इसी मैगजीन पर आधारित है अगला इलस्ट्रेशन, जिसको आप सेक्शन 14 भारतीय साक्षी अधिनियम के साथ लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली यही कह रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान होते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान बाय द पार्टीज, उनके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि वो ड्यूली करेक्टली किए गए होंगे। जैसे कि जो लेटर वगैरह होते हैं वो बाय पोस्ट अगर भेजे जाते हैं, जिनमें बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, और वो डेड लेटर ऑफिस जो होता है ना उसके थ्रू वापस भी नहीं आए हैं, क्योंकि होता यही है, जो लेटर जब एड्रेस नहीं मिलता है तो रिटर्न होके जब आते हैं तो डेड लेटर ऑफिस के थ्रू वापस आते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो एड्रेस को रिसीव हो गए होंगे, वो भी तब जब वो भेजे गए थे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पर जितने भी इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आपने ध्यान रखना है कि कौन से इलस्ट्रेशन में क्या चीज है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज भी पूछ लेते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन जी, ये ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद होल्डिंग एविडेंस के बारे में प्रिजम्पशन कौन से इलस्ट्रेशन में कोर्ट लगा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ठीक है, और आपसे कोर्ट बोल रही है कि उस एविडेंस को आप प्रोड्यूस करो, आप वो प्रोड्यूस नहीं करते हो, तो इसको हम कहते हैं कि आपने ना विद होल्ड कर लिया है, वो विद हेल्ड कर लिया है, ठीक है। तो तब ना कोर्ट ये प्रिजम्पशन लगा सकती है कि भाई अगर आप उसको ना प्रोड्यूस करते तो फिर ना वो आपके अनफेवरेबल होता, इसलिए आप उसको प्रोड्यूस नहीं किए हो। तो इस तरह की जो एडवर्स इन्फ्रेंसेस है कोर्ट बहुत सारे मामलों में लगा सकता है, जैसे कि अगर अकम्प्लिस के स्टेटमेंट की पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की गई जो कॉपी है वो डिफेंस को प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो कोर्ट प्रिज्यूम ये कर सकता है कि अगर प्रोवाइड की जाती ना तो वो प्रोसिक्यूशन के अनफेवरेबल होती, इसलिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्टली अगर गवर्नमेंट को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दिया गया था बाय द कोर्ट, बट गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो तब यहाँ पर कोर्ट ये वाली प्रिजम्पशन लगा सकती है कि अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती तो वो उसके अनफेवरेबल होता। इसी तरह से एंटी अडल्ट्रेशन अथॉरिटीज जो है वो एनालिसिस के लिए जो सैंपल लेकर गए थे वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उनको बोला जाता है भाई सैंपल जिससे आपने ये रिपोर्ट बना कर दी है, आप वो सैंपल प्रोड्यूस करो हमारे पास, हमें विश्वास नहीं है आपकी रिपोर्ट पे, हम कहीं और जाके चेकअप कराएंगे इस चीज का। अब वो सैंपल को ही नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर यहाँ पर इलिस्ट्रेशन जी वाली प्रिजम्पशन कोर्ट लगा सकता है कि अगर वो अथॉरिटी प्रोड्यूस करती ना वो सैंपल तो वो ना उसके अनफेवरेबल होते, इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ओके, इलस्ट्रेशन एच ये कह रहा है कि नॉन कंपलसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जिनका जवाब देना कंपलसरी नहीं होता है, बाकी जो कंपलसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनके संदर्भ में आप सेक्शन 137 देख सकते हो भारतीय साक्षी अधिनियम का। तो अभी वापस से अगर हम इलस्ट्रेशन पे आए तो नॉन कंपलसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनका आंसर देना कंपलसरी नहीं है, उनका आंसर देने से अगर आप मना कर दो, भले उनका आंसर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से, तो कोर्ट यहाँ पर ये प्रिज्यूम कर सकता है कि बेटे अगर तुम आंसर कर देते ना तो वो तुम्हारे अगेंस्ट होता, वो तुम्हारे अनफेवरेबल होता। बट यहाँ पर इस तरह की जो एडवर्स इन्फ्लुएंस लगाई जा रही है ना, वो तब नहीं लगाई जाएगी जब ना एक्यूज रिफ्यूज करता है डिस्क्लोज करने से जो भी उसकी डिफेंस है वो ड्यूरिंग द कमिटल प्रोसीडिंग। ओके, अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि अगर ऑब्लिगेटर के पास डॉक्यूमेंट है ऑब्लिगेशन वाला, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसने ना अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर दिया होगा, तभी वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑब्लिगेटर के पास आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि जो डेटर है वो सिक्योर करेगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डेट बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग इट डेट। यानी कि जब आप किसी से कोई पैसा वगैरह उधार लेते हो तो फिर उस पैसे को रिटर्न करते टाइम या रिटर्न करने से पहले आप कोई डॉक्यूमेंट सिक्योर करोगे, ताकि कल के दिन जो आपको उधार दिया है वो फिर से पैसे मांगने ना आए। ठीक है, तो इसी चीज के संबंध में ये चीज है। तो वो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट, उस तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ डेट और उसकी जो भी सिक्योरिटी है उसके साथ अगर डेटर के पोजेशन में है, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम यहाँ पर कर सकती है कि जो डेट है वो उसने डिस्चार्ज कर दिया होगा, तभी तो मतलब उसके पास वो उसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, वो डेट का इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी वगैरह है, और डेटर ने वो चीज ऑब्टेन की है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कल के दिन जो कर्ज देने वाला पर्सन है वो आके ये ना बोले कि भाई इसने मेरा तो कर्ज ही नहीं लौटाया है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कंप्लीट।
अब यहाँ पर हमारे पास एक केस आता है पंकज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ जो जूरिस्प्रूडेंस चलता है, बोले तो जो हमारा लीगल सिस्टम है, यहाँ ना मतलब एक्यूज को नहीं बोला जाता है कि तुम अपनी बेगुनाही को प्रूव करो, जब तक कि कोई स्पेसिफिक लो ना ये बर्डन उसके ऊपर ना डाले। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है उस पर होता है बर्डन प्रूव करने का कि एक्यूज के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं ना इस क्राइम का, तो वो क्राइम एक्यूज नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन साइड को ये चीज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करनी पड़ती है, कोई डाउट ही ना छोड़े इस तरह से प्रूव करना पड़ता है। बट इस चीज के कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये चीज उलट जाती है, एक्यूज के ऊपर आ जाता है बर्डन। और वो केसेस हमने कुछ सेक्शंस में डिस्कस किए थे बर्डन ऑफ प्रूफ वाली पहली वीडियो में, और कुछ आज के वीडियो में भी हमने डिस्कस किए, जैसे कि 118, सेक्शन 117, सेक्शन 118 एंड अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 120, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन 114A का रिप्लेसमेंट है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 में इंसर्ट किया गया था। और ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया क्यों? क्योंकि उस टाइम पर एक केस आया था हमारे सामने तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसको पॉपुलरली मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में जो विक्टिम थी रेप की, उसने ये इलेज किया था कि जो सेक्सुअल एक्ट उसके साथ किया गया वो उसकी कंसेंट से नहीं किया गया, उसने उस चीज के लिए कंसेंट नहीं दी थी। बट नेवरदलेस एक्यूज को एक्विट कर दिया गया, क्योंकि महिला ने जब उसके साथ सेक्सुअल एक्ट हुआ उसने कोई अलार्म रेज नहीं किया था और ऐसे कोई इंजरी के मार्क्स भी नहीं मिले जिनसे ये जाहिर होता हो कि महिला उस सेक्सुअल एक्ट का प्रतिरोध कर रही थी उस टाइम पे। तो जो वर्डिक्ट मथुरा रेप केस में आया, एक्यूज का जो एक्विटल हुआ, उसकी वजह से मैसिव आउटरीच हमारे कंट्री में हुआ, एंड दैट्स व्हाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 पास होता है। जिस तरीके से अभी ये कोलकाता रेप केस में हुआ था ना, मैसिव आउटरीच, इसी तरीके से आपका निर्भया रेप केस में भी मैसिव आउटरीच हमारी कंट्री में देखने को मिला था। और तब हमारे पास आया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये अमेंडमेंट लाया गया था। तो उसी तरह से पास्ट में ये चीज हुई थी 1983 में, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 114A इंडियन एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 120, ये कहता है कि सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत रेप का जो ऑफेंस बताया रखा है ना, उसका जब मुकदमा वगैरह चल रहा होता है और प्रूव कर दिया जाता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया गया था महिला के साथ, ठीक है। तो अब यहां पर वो विक्टिम जिसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया गया, वो अगर ये कहती है कि उसने उसके लिए कंसेंट नहीं दी थी, तो कोर्ट ना उसके इस स्टेटमेंट का सम्मान करेगी और प्रिज्यूम करेगी कि हाँ इसने कंसेंट नहीं दी थी। जब ये कह रही है इसने कंसेंट नहीं दी थी, तो उसने कंसेंट नहीं दी थी। Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. She said no, Your Honor. तो कोर्ट महिला के इस स्टेटमेंट का सम्मान करेगी, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर ये चीज प्रिज्यूम करना कि वाकई में महिला ने कोई कंसेंट उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए नहीं दिया था। महिला की इस बात का सम्मान किया जाएगा और सम्मान पूर्वक उसकी इस बात को कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, प्रूव्ड मानेगा। महिला से बोलेगा नहीं कि भाई तुम इसका सबूत दो। अब ये चीज डिस्प्रूव करने का जो बर्डन है वो एक्यूज के ऊपर है, और सेम ये चीज इस केस में कही गई थी, तो यही चीज मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। बाकी सेक्सुअल इंटरकॉर्स का मतलब यहाँ पर किसी भी ऐसे एक्ट से है जो मेंशन है सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। और कंसेंट के बारे में आपने एक सेक्शन और ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 28 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि ये कहता है कि अगर कंसेंट किसी महिला से आप ले रहे हो, उसको डरा धमका के, मतलब उसको भय देके, उसको फेयर देके, या अंडर मिसकंसेप्शन वो आपको कंसेंट दे रही है, लाइक आप ना उससे झूठे वादे कर रहे हो शादी के और फिर उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहे हो, या फिर वो महिला अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रही है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, और ऐसे सिचुएशन में ना जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रही है उस एक्ट का नेचर और कंसिक्वेंस समझने की वो हालत में नहीं है, तो तब इनमें से किसी भी सिचुएशन में अगर महिला कंसेंट दे रही है तो वो उसकी कंसेंट ना कंसेंट मानी ही नहीं जाती है। ये माना जाता है कि तब भी आपने वो चीज उस महिला के साथ उसकी कंसेंट के बिना की है। और अगर महिला 18 साल से कम एज की है, चाहे आप उसके हस्बैंड ही क्यों ना हो, उस महिला की कंसेंट से अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं
तो वो भी ना रेप की कैटेगरी में आता है। 18 साल से कम एज की महिला की कंसेंट ही नहीं मानी जाती है फॉर दी सेक्सुअल एक्ट्स। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।